BSE पे नज़र डालिए और इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेरीज हैं। 2800 फिर आ गया। बहुत लोगों को लग रहा था कि जो है पता नहीं इस गिरावट में कहाँ तक जाएगा, लेकिन दोबारा ये 2800 के आसपास आ गया। कितना मजबूत कितना कमज़ोर लग रहा है इस लेवल पे, और क्या करंट लेवल पे कोशिश करनी चाहिए या एक बार और नीचे जा कर के आप कंफर्टेबल होंगे अमित जी इसमें नई एंट्री के लिए, और जिनके पास है वो क्या करें? विपुल जी देखिए, अभी 2800 रुपए के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है थोड़े लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट करेगा। मंथली चार्ट सेटअप तो यही बता रहा है कि और कम से कम 3 से 4 महीने ये एक्यूमुलेट कर सकता है। लोअर लेवल पे 2550 के आसपास तगड़े सपोर्ट जोन है, लेकिन जब भी ये फटेगा तो ये कम से कम 4100 रुपए का कैंडिडेट बनेगा। तो इस एक्यूमुलेशन प्रोसेस में बाय करिए। ओवरऑल देखिए 2380 रुपए का अभी अभी इसने लो टेस्ट किया है। मैक्सिमम कभी अगर टूटा तो 2200 रुपए तक टूट सकता है, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में कि अभी कोई बहुत बुरा कुछ होने लगा वापस, जिस तरह से अभी हम गिरे हैं तो 2200 रुपए तक। तो 2200 रुपए वर्सेस 4100 रुपए गुड रिस्क रिवॉर्ड है। करंट मार्केट प्राइस से 2200 रुपए तक का प्लान बना के रखिए, एक्यूमुलेट ही करना है। 4100 रुपए हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में देखने को मिले। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चलते हैं अगली कंपनी को। एमसेक्स देख लीजिए मैम जरा, जिस मेरे तरीके से मेरे बोल। हाँ, मेरे पास है CDSL PSC में मेरी रिसेंट ट्रेड की M6 CDSL है मेरे पास। एमसेक्स तो CDSL है तो मैं सर से पूछ लेता हूँ। सर आप जरा देख लीजिए एमसेक्स को भी जरा बता दीजिए कि एमसेक्स को क्या करना चाहिए। एमसीएक्स की क्लोजिंग सर अगर 2510 रुपए की आती है तो हम एक्सटेंडेड रैली इसमें 2620 रुपए तक की देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास है तो 2500 और 2510 के दायरे में लावमाल कर ले अपना। वापस से 2440 रुपए के आसपास री एंट्री कर सकते हैं 2380 रुपए के नीचे की स्टॉप लॉस से। फिर से टारगेट 2500 रुपए के होंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम आप जरा श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए फिर, और तब तक हाँ सर जी, आप CDSL को भी निकाल लीजिएगा। ये पूरा हमारा जो सेगमेंट है वो पूरा हो जाएगा। मैम श्रीराम फाइनेंस करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? एक मिनट। श्रीराम फाइनेंस, ओके, है तो ठीक। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी हो सकती है, बट ट्रेड के लिए थोड़ा रिस्की है, तो इसलिए 5% का ये रिस्क लेना, और जो कि आज का कल का क्लोजिंग भाव है उसके लिए। रही बात अभी एंट्री बनाना चाहिए या नहीं, हाँ कर सकते हैं। 555 पर अभी चल रहा है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। ट्रेड के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा भाव है, ट्रेड के लिए थोड़ा सा रिस्की, 2 बार बोला है। रही बात आपके पॉसिबली टारगेट कितने होंगे, अगर आप अभी एंट्री बना रहे हैं तो आज आप मान के चले कि हफ्ते 10 दिन के अंदर में आपको 990 से लेकर के लगभग 1050 का टारगेट आपको दिख जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस एज ए सेड कल का क्लोजिंग लेवल ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, विच इज एट ऑलमोस्ट 898। ये बात यहाँ पर है श्रीराम फाइनेंस को लेकर के। सर जरा CDSL क्या व्यू है आपका? विपुल जी, CDSL एक चैनल बना के रखा हुआ है जो 1150 रुपए से 1100 रुपए के बीच में एक्यूमुलेशन करने की अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन अभी इसमें 1270 रुपए और 1300 रुपए तक के एक हर्डल है, जहां पर अगर आपके पास लिया हुआ है शॉर्ट टू मीडियम टर्म की दृष्टिकोण से तो एक बार यहाँ पर लावमाल कर लीजिए। अगर किसी के पास रिसेंटली लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से तो उसका स्टॉप लॉस 1166 रुपए के नीचे का रखिए। करंट मार्केट प्राइस में लेना नहीं चाहिए, 1220 रुपए 1210 रुपए के आसपास ले सकते हैं। 1166 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 1270 रुपए के टारगेट सूनर और लेटर दिख सकते हैं। ये बात यहाँ पर CDSL पे भी निकल के आ रही है। अच्छा, आप कितने भी शेयर जो है तूफानी रफ्तार वाले देखें, निफ्टी से नज़र नहीं हट रही है। मतलब कहाँ पे जा कर के ये रुकेगी? 23,400 के नज़दीक हम पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2% से ज़्यादा है। 450 इंट्राडे का टारगेट है। 450 इंट्राडे का टारगेट मैम की तरफ से दिया जा रहा है। अब मैम कोई मतलब एक दो लोगों की टिप्पणी भी रही, कोई कॉल पुट का कोई कॉल लेने की सलाह रहेगी अभी या अवॉइड करें अभी? ले तो सकते हैं वैसे। तो फिर बता दीजिए फटाफट कि क्या लिया जाए, क्या किया जाए इस तरह की गतिविधि जिसमें हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो मुझे है। 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, 5 मिनट में आप बताइएगा तब तक हाँ ठीक है, आज मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए थोड़ा देख समझ के सोच समझ के ही ट्रेड लेना चाहिए। 23,392 कॉल पुट का दूं मैं कॉल? हाँ हमारे बिल्कुल सर, उसमें पूछना क्या है बताइए सर। 7 अप्रैल 2026 की एक्सपायरी। एक मिनट, 7 अप्रैल
मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। अच्छा। 7 अप्रैल 2026 की एक्सपायरी पुट अभी 23,500 की स्ट्राइक प्राइस का 485 रुपए चल रहा है। 399 के स्टॉप लॉस से 550 650 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। सर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए सर। 399 का स्टॉप लॉस है, करंट मार्केट प्राइस में बाय कर सकते हैं। 550 650 तक के पोटेंशियल टारगेट 2-4 दिनों के अंदर। 550 650 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर ये अभी भी आपको बाजार कमजोर लग रहा है? सर बाजार ना कमजोर लग रहा है ना तेज लग रहा है। हाँ। ये ट्रेडिंग वाला बाजार है, एक दिन तेज एक दिन मंदा। ठीक। 23,750 के ऊपर फाइनल बुलिश की कंफर्मेशन, 22,800 के नीचे खतरा वापस एक्टिवेट। ठीक। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। स्टॉप लॉस रखें आप यहाँ पर, जो है स्टॉप लॉस क्या बताया सर? टारगेट 550 560 और स्टॉप लॉस 399 का स्टॉप लॉस। एक बार अगर ये मान लीजिए 525 के ऊपर ट्रेड कराना चालू करता है तो अपने स्टॉप लॉस को 349 का कर सकते हैं, 449 का कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। स्टॉप लॉस 399, 550 650 ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए अब 23,400 पहुँच गया। वाह, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच गया। 23,393 का भाव। वाह, काफ़ी शानदार रैली है। और इस रैली की में जो है पुट कॉल दी जा रही है अमित सर की तरफ से, तो यहाँ पर भी रखें नज़र। हर तरफ जो है दोनों तरफ बाजार में मौके मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है मैम से लेते हैं। मैम जरा इरिडा देखिए, इरिडा पे थोड़ी सी बातचीत नहीं हो पाई, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं इसमें। क्या इरिडा में कोई मौके, इरिडा में आएगी रिकवरी कभी कि नहीं आएगी? आएगी, मतलब बैठक वगैरह हो जाने दीजिए, अब नहीं आएगी तो कब आएगी? सो दिस इज द बेस्ट आइडियल कंडीशन इन सब स्टॉक्स के लिए जो दबे पड़े थे, नॉन क्रूड बेस्ड एनर्जी वाले स्टॉक्स से। दिस इज द आइडियल कंडीशन, उनके ऊपर फोकस एंड उनका टाइम है, बस इतना ही बोल सकते हो। तो थोड़ा सा होल्ड करिए पेशेंस के साथ, जो भी आपकी पोजीशंस है। पैसा बनेगा बहुत लाइकली है इसी सिचुएशन में। ये जो अभी नया दौर देखा है, इससे पहले पेंडेमिक वगैरह, रिसेशन सब देखे, एनर्जी क्राइसिस अब देखा है मार्केट ने, और इसीलिए आप इसको एनर्जी क्राइसिस अब देखा मार्केट में, तो आप ये भी समझ लीजिए कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट से देखा था, क्रूड, जो हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा। तो जो हमारे पास है, जिन चीज पर हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वो कोई भी एस्पेक्ट वाले स्टॉक हो, चाहे वो विंड वाले हो, सोलार वाले हो, कोल वाले हो, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी वाले हो, उन स्टॉक्स पर फोकस बढ़ेगा। इससे ज्यादा क्लैरिटी से मैं आपको और क्या समझाऊं। बाकी आप इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को संभाल के रखो, सस्ते में मत बेचो। और रही बात मीनवाइल सेंसेक्स का ट्रेड दिख गया है। सेंसेक्स में हम लोग 75,700 की कॉल ले सकते हैं, जो कि अभी 200 के आस फास्ट बढ़ रहा है, जो कि अभी 270 पर हो गया अभी, उसको खरीद सकते हैं। सेम लॉट रखना दोनों में, और 75,300 का पुट खरीदिएगा, जो कि 137 पर आपको मिलेगा अभी। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो आपकी कॉस्ट जाएगी यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, आप तब तक चाहे तो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, मैं कॉस्ट कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 75,700 की कॉल लेनी है, 75,300 की पुट लेनी है, और 75,700 की कॉल 270 के आसपास चल रही है। 75,300 की पुट आपको खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। 2.25%, 1600 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। आप जी यस मैम। और इसमें जो टोटल पॉइंट्स हमने पे किए हैं प्रीमियम, वो है लगभग 390 से 400 पॉइंट्स है। पॉसिबली जो टारगेट हम यहाँ पर देखेंगे इंट्राडे में, वो होगा लगभग 200 से लगभग 600 पॉइंट्स का टोटल इन एंड ऑल गेम। और जो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, वो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर आपका 250 पॉइंट्स का। तो एनीवेज, जब भी इन दोनों स्ट्राइक्स का टोटल 150 पॉइंट रह जाए, कंसिडर इट एज योर स्टॉप लॉस रेंज। और जैसे ही इन दोनों स्ट्राइक्स का टोटल आपको नियर 600 या फिर 600 प्लस के आसपास दिखे, कंसिडर इट एज योर फर्स्ट टारगेट। एंड पॉसिबिलिटीज है कि इंट्राडे में हो जाएगा। आज की एक्सपायरी है, तो ट्रेड को वाइजली प्लान करना। जी चलिए, इस बीच ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट कुछ एक और। अब जरा थोड़ा सा डिफेंस पे बात कर लेते हैं, बचे हुए 5-7 मिनट हमारे पास हैं, तब तक खर्च आ जाएंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? पहले सबसे पहले जरा बीएल देखिए, बीएल को लेकर के अभी क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है? मैम आप मझगांव देखिएगा, मझगांव में कल भी मोमेंटम था, आज भी मोमेंटम है। शिपिंग डिफेंस को लेकर के काफ़ी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी राय क्या रहेगी? सबसे पहले बीएल पे अमित सर आप। विपुल जी, किसी के पास लिया हुआ है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 412 रुपए का नीचे का मेंटेन करें। 426 रुपए और 430 रुपए 30 पैसे तक ये भाव टेस्ट हो सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में।
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 412 रुपए के नीचे का, फ्रेश बाय करना है 412 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 427 और 430 रुपए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बीएल को। मैम मझगांव में क्या व्यू रहेगा आपका? मझगांव में 2200 रुपए के नीचे फिर भी क्लोज नहीं हुआ। स्टॉप लॉस रिवाइज करके मुझे अच्छे से याद है 2170 पर दिया था, तो अभी आप उसी के साथ बने रहिए। फ्रेश पोजीशन तब तक नहीं बनाइए जब तक आप 2-4 साल स्टॉक्स को होल्ड नहीं करना चाहते। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें कंफर्टेबल हैं तो ही आप पोजीशन बनाए, अदरवाइज रहने दीजिए। ये फिर आपके काम का, आपके लायक नहीं है फिर ये स्टॉक, ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि ये समय की डिमांड जरूर करेगा। और छोटे ही स्टॉप लॉस पर अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, ये भी एक नजरिया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं सिर्फ ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्की बेट है, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दें, ये सलाह यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के। जो है कल भी अच्छा मूव देखने को मिला था। शिपिंग कॉर्पोरेशन आज भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है, 3.25% से ज़्यादा की मजबूती। क्या यहाँ पे कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश तलाशी जा सकती है क्या अमित सर? विपुल जी, बाय तो किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 228 रुपए के नीचे का, टारगेट 242 और 245 रुपए तक के। देखिए यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अगर मेंटेन ठीक लगता है तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अगर लोअर लेवल में 235 रुपए के आसपास मिले तो वहां से एक बार 229 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 242 रुपए के टारगेट के लिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम शिपिंग कॉर्पोरेशन के बाद एक समुंदर से सीधे हवा में एचएल को देखिए जरा। एचएल में कितना जो है आपको दमखम दिखाई दे रहा है? क्या वहाँ पर ये वर्ष जो है वो पूरा हो गया क्या ये डिफेंस के लिए? अभी नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन एक डिफेंस लेवल पर, इंडेक्स लेवल पर 5-6% का मूवमेंट अपसाइड हो सकता है। सो जो ट्रेडर्स हैं उसको ट्रेड जरूर कर सकते हैं, बट वर्स्ट इज नॉट ओवर। तो इसीलिए अब स्ट्रेटेजिकली प्लान करिए। कल भी एचएएल की अभी एचएएल की जब दोबारा बात कर रहे हैं तो 3685-65 के आसपास मैंने आपको कल इसमें 50% एक्सपोजर के साथ में बाइंग रिकमेंड कर दिया है। बाकी रिमेनिंग को 50% बचा कर रखने के लिए उसी सिचुएशन के लिए रखा है कि अगर अच्छे भाव आते हैं तो वहां पर उसको पुट करेंगे, अदरवाइज जितना है उतना होल्ड करेंगे। तो फिलहाल के लिए 50% एक्सपोजर पर इसमें एंट्री की जा सकती है, लेकिन रिमेनिंग के लिए फिर 3500 नहीं 3200-3100 का वेट करना चाहिए। सो व्यू इज वेरी सिंपल एंड क्लियर अबाउट दिस स्टॉक। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एचएल को लेकर के। एचएल के बाद जरा बात करेंगे बीडीएल को लेकर के। सर भारत डायनेमिक्स में और डेटा पैटर्न, ये दो फटाफट जो है मैं चाहूँगा दोनों पे राय आपकी आ जाए कि अभी क्या करना चाहिए। और मैम अस्त्र माइक्रो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, अभी एस्ट्रा को लेकर के आपका व्यू क्या है? सर अभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने कहा कि जमीन से लेके सीधा हवा में, समुंदर से लेके सीधा हवा में चलते हैं, वो बहुत अच्छा डायलॉग लगा। विपुल जी, अभी इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहे हैं, लेकिन देखिए 1157 का अभी इसने लो टेस्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी 1111 रुपए के आसपास मिल सकती है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस में इसको अवॉइड करना चाहिए, लोअर लेवल पे गिरने का वेट करते हैं। मुझे लगता है 1120-21 रुपए तक एक बार मिलेगा, वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। 1075 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से 1240 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डेटा पैटर्न सर? डेटा पैटर्न जी, डेटा पैटर्न विपुल जी 3400 रुपए के आसपास इसके तगड़े सप्लाई जोन है, 3130 रुपए के आसपास इसके डिमांड जोन है। तो अगर 3200 रुपए के आसपास 3150-3200 रुपए के आसपास मिले तो 3100 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 3400 रुपए के टारगेट के लिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए मैम, इसके अलावा डिफेंस को लेकर के आपका व्यू, संक्षिप्त टिप्पणी और कोई फेवरेट काउंटर आपका डिफेंस के अंदर है क्या? फेवरेट, यस, मैं डिफेंस में एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ अप टू 4-5% का। तो जो कंटिन्यू हो सकता है उस दायरे के लिए आप ट्रेड्स कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ी मतलब 10 से 15% की ऊपर जाने के बाद जो गिरावट आएगी, मेरे हिसाब से वो एक आइडियल प्राइस होगा जहां पर एंट्री बनाई जा सकती है। अब पसंद के स्टॉक्स की जब आप बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो मुझे पसंद है, वैसे ज्यादा हवा वाले स्टॉक्स आजकल मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि लड़ाई अभी वैसी ही हो रही है, और फिर मरीन वाले स्टॉक्स पसंद है। बट पारस और आइडिया पोर्ट्स में मेरी पर्सनल होल्डिंग्स है तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन एचएएल समथिंग जो कि डिस्काउंट पर मिलने के बाद
थोड़ा भी खरीद लीजिए और 3200 के आसपास आए तो रिमेनिंग पोजीशन वहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसको आप एनीवेज लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। तो और कुछ भी स्टॉक्स है, जैसे अभी आप लेके अगर डिफेंस में, तो एमटीआर टेक और आप डेटा पैटर्न्स, ये दो स्टॉक्स हैं, डिस्काउंट पे मिले तब खरीदना, लेकिन खरीद के रखने लायक स्टॉक्स है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अब जरा थोड़ी सी बातचीत, कुछ एक और काउंटर रह गए हैं जिसमें कि जैसे हमने पिछले सेगमेंट में बातचीत तो पावर पे काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन दो बड़े काउंटर छोड़ दिए थे, एक टाटा और एक अदानी। तो दोनों पे राय जानना ज़रूरी हो जाता है, ख़ासतौर से आज की इस तेज़ी पे। और एक तीसरा काउंटर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो टाटा से शुरू करते हैं, अमित सर से। अमित सर, टाटा पावर पे देखिए फिर से 400 के पास आ ही गया सर। जैसा लग रहा था कि मतलब अब शायद काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन जो रिकवरी हुई काफ़ी तेज़ी के साथ रिकवर हुए हैं ये सब। टाटा पावर पे कैसा लग रहा है सर आपका व्यू क्या है? और अदानी पावर पे अंबाला मैम आप। विपुल जी, टाटा पावर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जो कोई भी लेना चाहता है इसमें ऐसा नहीं कि आज ले लो 1 महीने में बढ़ जाएगा, वैसा सिचुएशन नहीं है। थोड़े लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट कर सकता है और उसकी रेंज 330 रुपए से 440 रुपए के बीच की हो सकती है। तो ये अभी कुछ 2-3 महीनों के लिए ट्रेडिंग वाला स्टॉक लग रहा है। ना बहुत टूट जाए इसकी उम्मीद, ना बहुत बढ़ जाए इसकी उम्मीद। तो एक रेंज पकड़ लीजिए 360 और 440 के बीच की, इसके बीच में आप ले बेच कर सकते हैं। हाँ, चलिए, तो ये हो गया टाटा पावर। अदानी पावर में क्या करें मैम? बने रहिए, 170 210 के टारगेट है, आ जाएंगे। नहीं, बने तो है उन लोगों के लिए कि जो लोगों ने खरीदा हुआ है, और आज जो लोग देख रहे हैं वो क्या करें? आप लेट है, मान लीजिए इस बात को, और लेट आने की सजा इतनी है कि या तो प्रॉफिट आपको आधा मिलेगा या फिर आपको जो रिस्क है थोड़ा बढ़ जाएगा। सो इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है। तो अभी आप 154 रुपए के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में पॉसिबली टारगेट मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। बट तैयारी ऐसी प्लान करो कि एनीवेज 50% एक्सपोजर आप इसमें इंड्यूस कर सकते हैं अभी, बिकॉज आप लेट है। बचा हुआ 125 रुपए की तैयारी से रखिए कि अगर आए तो ऐड करे। यही इसका सही सेटअप मुझे लगता है, क्योंकि स्टॉक हाई बीटा है। दूसरा, ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई है, तो उसके बाद 170 और 210 के आपके लिए टारगेट है। और मुझे नहीं लगता विपुल जी कि ये 6 महीने से ज्यादा लेगा, जल्दी आ सकता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी रह गया है सेगमेंट में। सर, जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? आज ये भी काफ़ी तेज है सर। ये भी ठीक लग रहा है, वही सेम पैटर्न लग रहा है सर पूरे पावर सेक्टर का, पूरे एनर्जी सेक्टर का। ऐसा लगता है कि थोड़े समय तक एक्यूमुलेट करेगा फिर चलेगा। लोअर साइड में एक्यूमुलेशन की जोन है 440 रुपए के आसपास, 445 रुपए तक। अपर साइड में 545 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है, सस्टेन करता है कम से कम 2 हफ्ते, तब तो हम इसमें 700 रुपए तक का रनअप देख सकते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए, लोअर लेवल पे आए तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 445 रुपए का मंदा नहीं लग रहा है, 445 तक गिरता है तो आप खरीदते रहिए। के बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इन सब के बीच में एक सेक्टर जो है यहाँ पर लेकर के आते हैं, वो है रेलवे। काफ़ी टाइम से हम लोग इस पे मौका तलाश रहे हैं, और सबसे पहले लेकर के आइए जरा आरवीएनएल को। आरवीएनएल पे आज खबर निकल करके ये आ रही है मैम कि इसका और इरकॉन का मर्जर हो सकता है, आगे विलय किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर आज निकल करके आई है, और अच्छा खासा मोमेंटम जो है आरवीएनएल में आज देखने को मिल रहा है। पहले आरवीएनएल पे 5% के आसपास की अब तेज़ी होती हुई, कैसे देख रही हैं आप आरवीएनएल की इस रफ्तार को? और बहुत टाइम बाद इतनी एक दिन में ऐसी तेज़ी रही है। 270 पे कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, सस्टेनेबल अपसाइड मूव इज पॉसिबल, और 270 पर खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपका रिस्क हमेशा पहले होता है, रिस्क फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, रिस्क फर्स्ट, वैसी वाली चीज होती है। तो 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, क्योंकि जो पिछले हफ्ते का आपका लो है, इस हफ्ते का जो लो है, एंड पॉसिबली आपके लिए जो पहला टारगेट है वो 290, और कम से कम अगर होल्ड कर जाइएगा, मतलब मैं दूसरा टारगेट वो दूंगी जो बड़ा है, जो लग सकता है कि आ जाएगा, इन्वेस्टर वाला ही। और आराम से आप 370 के टारगेट का वेट करना। पहला टारगेट होने के बाद पहले पोजीशन सेव करो ताकि लॉस ना हो, उसके बाद सेकंड टारगेट का तसल्ली से वेट करना। तो करंट प्राइस पर एंट्री बनती है मेरे हिसाब से, तो और इट्स द पॉजिटिव न्यूज अबाउट इट। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आरवीएनएल को लेकर। अच्छा, जो मैम
और सर आप देख लीजिए इरकॉन को लेकर के अब ये जो मर्जर में दूसरा कैंडिडेट है वो है इरकॉन। इरकॉन में जो है अभी क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? 6.5% ऊपर। वाह क्या रफ्तार है और ज़बरदस्त रफ्तार है। मैम जुपिटर वैगन भी देख लीजिएगा फटाफट। पहले जो है इरकॉन पे सर आपकी टिप्पणी। इरकॉन देखिए विपुल जी, ये 131 रुपए 30 पैसे के आसपास इसके तगड़े सप्लाई जोन है। 138 रुपए 90 पैसे तक बेस्ट पॉसिबल टारगेट। 138 रुपए का प्रेज लगता नहीं है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इस वीक की क्लोजिंग 121 के नीचे की आती है तो ये सेटअप खराब होता हुआ नजर आएगा। जब तक 121 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक ये सारे टारगेट 232 रुपए 138 रुपए के सारे अचीव हो सकते हैं। ठीक, अंबाला मैम। आपने JWL दिया है विपुल हाँ। जी, कल ही मैंने मेंबर्स को बाय कराया है ये। ठीक। तो मैं इस पर लॉन्ग हूँ और 255 से 260 की रेंज पर एंट्री ली है। 295 से 350 के टारगेट हम देख रहे हैं। 235 का स्टॉप लॉस है। अच्छा, अभी टारगेट क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। 295 से 350, स्टॉप लॉस है 235 का। लेकिन मेंबर्स के पास लॉन्ग है, तो एक बार अगर अमित जी चाहे तो इस पर अपना व्यू रख सकते हैं। मेरा व्यू लॉन्ग है, लेकिन ट्रेड आपका की व्यू लॉन्ग है, रिकमेंडेशन के चलिए तौर ठीक है। पर मैं ना। अमित जी से पूछ लेता हूँ। अमित सर आप जुपिटर वैगन देख लीजिए। मैम आप फिर अगर आपको करना है तो टीटागढ़ पे कमेंट कर दिए फटाफट, बहुत संक्षेप में। ठीक है। तब तक सर आप जरा जुपिटर पे कर टीटा- दीजिए। अच्छा खुल गया आपका? या फिर पहले जो भी जिसके पास भी पहले चार्ट अवेलेबल हो, समय की कमी है। टीटागढ़ अभी मैं कंप्लीट कर देती हूँ प्लीज। टीटागढ़ अभी 637 के आसपास में है। इट्स अ बाय और ये मौका है रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत एवरेज करने का भी और रेलवे स्टॉक्स में एक अपसाइड की मूवमेंट का एनकैश करने का भी। तो जिनको एवरेज करना है वो भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों का छोटा है, चाहे कितनी भी पुरानी बाइंग क्यों ना हो। स्टॉप लॉस इस समय एग्जिट पोजीशन के हिसाब से यही रखिएगा, 580 रुपए का। पॉसिबली जो टारगेट बनेंगे यहाँ पर आपको कम से कम 710 एंड दूसरा 800 रुपए के, ये दो टारगेट है और वेट करना भी चाहिए। चलिए ये बात है। और सर जरा आप देख लीजिए जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन देखिए सर, अभी 266 के आसपास चल रहा है। एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है 260 के आसपास की, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 253 रुपए का। हो सकता है पॉसिबिलिटी 280 रुपए के आसपास का भाव, 280 से 283 के आसपास का भाव लगे। जब तक 253 नहीं कट रहा है तब तक ये पॉसिबिलिटी है। 253 के बाद वापस से खतरा है स्टार्ट। बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक लास्ट काउंटर बहुत संक्षेप में, उसके बाद से जो है तुरंत हर्ष के पास जाएंगे। और अंबाला मैम आप देखिए जरा, या तो BEML चुन लीजिए या IRFC, जो BEML ले लीजिए आप जी। ठीक है, BM ऑन स्क्रीन। BEML जी। हाँ, तो BML में लिमिटेड एक्सपोजर से पोजीशन कैरी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा विपुल जी, ये जो सेटअप है इसमें स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इस सेट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 1420 का रहेगा, यानी 1420। और पॉसिबल है जो टारगेट आपको देखने चाहिए वो 1580 से लेकर के 1700। स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि स्टॉप लॉस ब्रीच हुआ इसका मतलब है ये 1100-1200 आ रहा। सो प्लीज टेक शॉर्ट।